दोस्तों दुनिया बदल रही है। कोई उड़ने वाली टैक्सियां बना रहा है, कोई हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, तो कोई सुपर पावर के जहाजों पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन हमारे देश में बहस जारी है। औरंगजेब बड़ा था या शिवाजी, चिकन सस्ता हुआ या मटन महंगा। जब दुनिया नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर शिफ्ट की ओर बढ़ रही है, तब हम इतिहास की कब्र खोदने में लगे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, चाइना हमें पछाड़कर कहां पहुंच गया है और रूस कैसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 बार हमला कैसे किया और अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजा। इसके अलावा बताऊंगी आपको कि अमेरिका ने यमन पर हमला कर दिया है, ईरान को धमकियां दे रहा है और गजा में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब एक भी बेकरी नहीं बची है। भूख से तड़प रहे हैं लोग, भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। रूस ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हुआ तो पूरा इलाका तबाह हो सकता है। कतर और यूएई ने अमेरिका और इस्राइल के साथ हाथ मिलाया है। जी हाँ, खबर है, इस पर भी बात करेंगे। तो तमाम खबरों को डिटेल के साथ एक एक करके आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज सबसे पहले बात चीन की उड़ने वाली टैक्सी की करते हैं। चीन ने कमर्शियल ऑपरेशन के लिए अपनी फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च कर दी है। जी हाँ, फ्लाइंग टैक्सी। ये टैक्सी 2 यात्रियों को लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है और 35 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी भविष्य की सवारी आ चुकी है। दुनिया नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है और हम वही पुरानी बहसों में उलझे हुए हैं। भारत में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जब दुनिया उड़ने की तैयारी कर रही है, उड़ने वाली टैक्सियां बना रही है, तब हमारे देश में बहस जारी है कि किस राजा ने क्या किया था। औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी जी ने क्या किया था, कौन वेज खाता है, कौन नॉन वेज खाता है, ईद में नमाज पढ़ी जाए या नहीं, बकरा ईद में बकरे काटे जाए या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाने पर फोकस करेंगे या सिर्फ इतिहास की बहसों में उलझे रहेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपके सामने हमारे देश में लोग औरंगजेब, मुसलमान, चिकन, मटन कर रहे हैं और उधर चाइना ने उड़ने वाली टैक्सी बनाकर लॉन्च भी कर दी। अब सोचिए दोस्तों, हम कहाँ जा रहे हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में। अब बात यमन की, जिसने अमेरिका को नानी याद दिला रखी है। खबर है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के सुपर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन को 24 घंटे में 3 बार निशाना बनाया है। जी हाँ, 3 बार। खुद यमन के हुती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने 24 घंटे में 3 बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया है। रेड सी यानी लाल सागर में मौजूद इस जहाज और दूसरे अमेरिकी जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है। हुती सेना के प्रवक्ता याह्या सरी ने यह कहा है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उन्होंने रेड सी यानी लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों, खासतौर पर यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। ये बीते 24 घंटे में तीसरी बार हुआ है और यह अभियान अब भी जारी है। यमनी सेना का कहना है कि वे अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाना जारी रखेंगे और इस ऑपरेशन की गति और तेज होगी। इसके अलावा यमन की सेना सीधे इस्राएली मिलिट्री ठिकानों और जरूरी सुविधाओं को भी निशाना बना रही है। दोस्तों, इस्राएली जहाजों को रेड सी और अरब सागर में रोकने और उनकी सैन्य और अहम ठिकानों पर हमले का मकसद गजा में जारी नरसंहार को रोकना है। सेना ने साफ साफ ये कहा है कि जब तक गजा पर हमले और नाकाबंदी खत्म नहीं होते, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि अमेरिका एक और बड़ा कदम उठा चुका है। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कैरल विंसन जो है वो अब मध्य पूर्व पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज अमेरिका ने यमन में फिर बम गिराया है, जिसके बाद वहां भारी तबाही हुई है। इस मामले के फुटेज भी सामने आए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तबाही के निशान हैं, जिसमें साफ ये देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिकी हमलों ने यमन में हालात और बिगाड़ दिए हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यमन के सना शहर पर 13 भारी बमबारी की, जिसमें 1 नागरिक की मौत हो गई और 12 घायल हो गए हैं। यमनी सेना ने सोमवार यानी कि मंडे को अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिराया गया 16वां अमेरिकी ड्रोन है। दोस्तों, यमनी हमलों का असर यह हुआ कि इसराइल का
इलात पोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे इस्राएली अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। यमनी सेना ने साफ ये कहा है कि जब तक इस्राएल गजा में बर्बरता करता रहेगा, जुल्म करता रहेगा, तब तक उसके हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। अब रूस पर आते हैं। रूस सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनकर दुनिया को दिखा दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसकी एक्सपोर्ट में कमी आई है, फिर भी वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सोचिए, अब हथियार की बिक्री में गिरावट के बावजूद, यानी हथियार की बिक्री में रूस की गिरावट थी, उसके बावजूद रूस फ्रांस से आगे निकल गया। अमेरिका इस लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है और उसकी हिस्सेदारी 35% से बढ़कर 43% तक आ चुकी है। वहीं यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन चुका है, जहां हथियारों की सप्लाई 100 गुना बढ़ गई है। सवाल यह है कि दुनिया को दो ध्रुवों में बांटा जा रहा है या बट रही है, लेकिन भारत किस दिशा में खड़ा है? हमें टेक्नोलॉजी और पावर की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर इतिहास में उलझे रहना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट करिए। रूस से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उनका यह कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा और हालात विनाशकारी हो सकते हैं। रूस ने अमेरिका को युद्ध की धमकी देने पर भी लताड़ा है और ये कहा है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो पूरा इलाका जल उठेगा। अब गजा की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों गजा की हालत जो है वो और भी खराब होती जा रही है। इस्राएली नाकाबंदी की वजह से अब वहां एक भी बेकरी काम नहीं कर रही है, मतलब कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं बची है। भूख से जूझ रहे लोग सूप किचन में खाना लेने की लंबी कतारों में लगे हुए हैं, मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए, किस तरह की तस्वीरें सामने आई है, किस तरह से लोग पहले खाना लेने के लिए उतावले हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास कुछ नहीं हो, हमारे बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ नहीं हो, तो लोग इसी तरह से परेशान होते हैं। इस्राएल ने बॉर्डर्स क्रॉसिंग बंद कर रखी है, राहत सामग्री अंदर नहीं जा रही है और गजा में भूखमरी की इसी तरह की स्थिति बन गई है। गजा से रिपोर्टिंग कर रहे प्रेस टीवी के एक रिपोर्टर गादा इब्राहिम ने ये बताया कि हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया चुप है। इस बीच अल कुद्स में इस्राएल के खिलाफ प्रदर्शन और झड़पें जारी है। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली हमले के खिलाफ अल कुद्स, जिसे यरूशलेम भी कहते हैं, उसमें बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गजा पर हमले रोकने और बंदियों को रिहा करने के लिए संघर्ष विराम की मांग की है, लेकिन इस्राएली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। झड़पें हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस जो है झड़प कर रही है लोगों के साथ। अब बात लेबनान की करते हैं। बेरूत में इस्राएली हमला हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह कमांडर शहीद हो गया। खबर है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में इस्राएल ने एक बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर हसन अली बदेश शहीद हो गए हैं। इस्राएली सेना ने बिना किसी चेतावनी के एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल दागी है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर, यानी 4 लोगों की शहादत की खबर भी सामने आई है। इस्राएल ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक बड़े अधिकारी को निशाना बनाया, लेकिन लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संघर्ष विराम के बाद से अब तक इस्राएली हमलों में 110 लोग मारे जा चुके हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। क्या कतर और इस्राएल अब दोस्त बन गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक देश जो हमास और फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, वही अब इस्राएली एयरफोर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा है। ग्रीस में एनियोकोस वॉरियर नाम से एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें अमेरिका और इस्राएल के साथ कतर और यूएई भी शामिल है। अरब देशों के इस कदम पर मुस्लिम दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, हलचल मच गई है कि क्या कतर और यूएई अब इस्राएल के साथ खुलकर आ रहे हैं? क्या ये कदम फिलिस्तीन के संघर्ष को कमजोर करेगा? दरअसल दोस्तों, ग्रीस में हर साल एयोकोस एयर एक्सरसाइज जो है वो होती है, जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं और इस बार इस्राएल और कतर एक ही मिशन का हिस्सा बने, जो बेहद चौंकाने वाला है। इस्राएल को ये उम्मीद थी कि कतर की भागीदारी को गुप्त रखा जाएगा, लेकिन हेलेनिक एयरफोर्स ने पब्लिक कर दिया इस खबर को, जिससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका
फ्रांस, भारत, इटली, बहरीन, यूएई, पोलैंड, स्पेन और कई देश इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। कतर ने F-15 फाइटर जेट्स भेजे हैं, जबकि यूएई ने मिराज 2000 तैनात किए हैं। इसराइल ने इस बार सिर्फ गल्फ स्ट्रीम G550 जासूस विमान भेजो, जबकि पहले कई लड़ाकू विमान भी भेजे जाते थे। कतर हमेशा से हमास और फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, लेकिन अब वो इसराइल के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, ये बड़ी बात है। इसराइल के सरकारी चैनल कैन टीवी ने रिपोर्ट किया है कि दोनों देशों की एयरफोर्स संयुक्त मिशन में हिस्सा ले रही है। अब सवाल उठता है कि क्या कतर और इसराइल के बीच पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, कुछ बातचीत है, क्योंकि दोस्तों इस खबर के बीच एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है। कतर गेट इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दो सलाहकार हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कतर से पैसे लिए ताकि उनकी छवि सुधारी जा सके। इस खुलासे के बाद नेतन्याहू को अपने करप्शन ट्रायल से अचानक बाहर आना पड़ा, जिससे और भी सवाल खड़े हो गए। अब आपको यहूदियों की जो ज़योनी है उनकी बेइज्जती की एक तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरह से एक युवा जो प्लेयर है वो बेइज्जती करता हुआ ज़योनिस्ट की नजर आ रहा है। देखिए। Your followers are killing me. Wow. They're calling me a Zionist. A Zionist? Yeah. What is that? I was born in Israel. Well, no, I wasn't born. But I go in. And they're upset about this. What? Zionist is someone who believes that Israel has a right to exist. So now your followers Am I too? want to kill me. So you're a Zionist? Are you not? No. Why not? Why would I be a Zionist? People ये वीडियो दोस्तों इंटरनेट स्टार आयशा स्पीड का है। आयशा स्पीड को जब ये पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड ज़योनिस्ट है तो उन्होंने उसे लाइव स्ट्रीम पर ही अनफॉलो कर दिया। उनके इस कदम को सोशल मीडिया पर जमकर सराहा जा रहा है, तारीफ हो रही है। ये दिखाता है कि अब सोशल मीडिया पर भी लोग फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।